पॉलिटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। पिछली परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होती हैं? मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति में, दूसरा है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, तीसरा है राज्य विधानमंडलों में, चौथा है लोकसभा में। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, राज्यसभा या लोकसभा में, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं संसद के पास होती हैं। यानी जो समवर्ती सूची जिसका उल्लेख 8वीं और 7वीं यानी सूची में है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघीय सूची। इसके अलावा जो विषय बच जाते हैं वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं और इन पर जो अधिकार होता है वो संसद का अधिकार होता है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 248 में दिया गया है और संघ सूची में विषय मूल संविधान में 97 थे जो अब 100 है। राज्य सूची में मूल संविधान में विषय 66 थे जो अब 61 है और समवर्ती सूची में विषय मूल संविधान में 47 थे जो कि अब वर्तमान में 52 है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राज्य के क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं विधायी शक्तियों में, प्रशासनिक में, वित्तीय शक्तियों में या उपयुक्त में से सभी। तो भारत के जो राज्य हैं केंद्र से अधिक स्वायत्तता मांग रहे हैं, विधायी में भी, वित्तीय में भी और प्रशासनिक में भी। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के मामले में वार्ताकार नहीं रहा? इसके ऑप्शन दिए गए हैं एम अंसारी या राधा कुमार, सुजात बुखारी या दिलीप पडगोनकर। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। सुजात बुखारी ने वार्तालाप नहीं की जम्मू कश्मीर के मामले में कभी भी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने वर्ष 2010 में एम अंसारी, राधा कुमार, दिलीप पडगोनकर को जम्मू एवं कश्मीर मामले में वार्ताकार नियुक्त किया गया था। इसमें सुजात बुखारी शामिल नहीं थे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा गया? तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, आंध्र प्रदेश। 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ जिसकी भाषा तेलुगु है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, दंड विधि, शिक्षा या रक्षा। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, कृषि। राज्य सूची के अंतर्गत विषय निम्न है, जैसे अस्पताल, अदालत, राज्य पुलिस, सिंचाई, पशु, कृषि। ये सभी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आंतरिक आपात स्थिति या राज्य आपात स्थिति या बाह्य आपात स्थिति, चौथा है वित्तीय आपात स्थिति। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है,
आंतरिक आपात स्थिति। 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया था और इसी के तहत इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक अशांति का वातावरण बताकर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1962 को, 1965 को, 1971 को या 1975 को। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 1975 को। जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करवा दिया था। उस वक्त राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो 1974 से लेकर 1977 तक इस पद पर रहे। और अगला प्रश्न है, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमा शुल्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं जापान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या यूएसए से। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, ऑस्ट्रेलिया से। किसी भी विधेयक पर जब दोनों में मतभेद हो तो उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जो अनुच्छेद 108 में के अंतर्गत आती है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार का अर्थ है? ऑप्शन दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार या अधिकार जिनका प्रयोग केंद्र सरकार और राज्यों दोनों द्वारा किया जा सकता है। चौथा है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। अवशिष्ट वह विषय होते हैं अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जिनको केंद्रीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, उन पर संसद कानून बना सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिए गए शेयर बाजार तथा भावी बाजार। दूसरा है जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण। तीसरा है जंगल या मजदूर संघ। किसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं जो महत्वपूर्ण है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। पहले शिक्षा राज्य सूची में शामिल था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में ला दिया गया है। समवर्ती सूची में वन शामिल है, मापतोल शामिल है, जनसंख्या नियंत्रण शामिल है और जनसंख्या शामिल है। जनगणना जो है वो संघीय सूची में शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं
टैरिफ आयोग या वित्त आयोग, योजना आयोग, कराधान जांच आयोग। क्या ऑप्शन हमारा दूसरा सही है? वित्त आयोग। करों का बंटवारा या केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों का बंटवारा जो है वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में दिया गया है, जिसका गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन दिए गए 1956 को, 1957 को, 1958 को या 1960 को। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा कर्नाटक का एकीकरण हुआ। कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था और फजल अली समिति के अंतर्गत कर्नाटक का एकीकरण हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है विकेंद्रीकरण, दूसरा है केंद्रीकरण, तीसरा शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत, चौथा है प्रभु सत्ता। का ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, शक्तियों का पृथकीकरण का सिद्धांत, क्योंकि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1951 को या 1947 को या 1950 को या 1956 को। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा राज्यों का गठन हुआ था और भाषाई आधार पर राज्य का जो गठन, पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। 1 नवंबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया था। बाकी सभी राज्यों का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच करता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक मेहता समिति, दूसरा इंद्रजीत गुप्ता समिति, तीसरा सरकारी आयोग, तीसरा NN बोहरा समिति। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, सरकारी आयोग। ये केंद्र और राज्यों के संबंधों की जांच करता है। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था और ये केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों की जांच करता है। हमारा अगला प्रश्न है, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, शक्तियों का हस्तांतरण, दूसरा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तीसरा पंचायती राज प्रणाली, चौथा उपयुक्त में से सभी। का ऑप्शन हमारा चौथा सही है, उपयुक्त में से सभी। आधारित लोकतंत्र पर से संबंधित है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? के ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, दूसरा गोरवाला रिपोर्ट, तीसरा है अशोक मेहता समिति, चौथा है द एपलेवे रिपोर्ट। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। इसके अंतर्गत लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की गई थी। उस वक्त मोरारजी देसाई 1966 से 1970 के मध्य स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य समिति, कोठारी समिति, राजमन्नार समिति या दत्त समिति। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, कोठार समिति। कोठार समिति जो 1961 के राज्यों के सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग
को ही कोठारी आयोग कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? दादरा एवं नगर हवेली, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पांडिचेरी, चौथा है नागालैंड। का ऑप्शन हमारा चौथा सही है, नागालैंड, क्योंकि नागालैंड राज्य है, बाकी ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 में गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में राज्य कितने हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 27, दूसरा 28, 30 या 29। किसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 28। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन व दीव और नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य जिसे बनाया गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? ऑप्शन हमारा दूसरा सही, 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 22 सदस्य, 28 सदस्य, 30 सदस्य या 20 सदस्य। तो लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य का चुनाव होता है और इनकी संख्या 22 होती है। इसमें 15 लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 राज्यसभा से। हमारा अगला प्रश्न है, शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन हमारे दिए गए हैं सामंतवाद में, लोकतंत्रवाद में या संघवाद में या कुलीन तंत्र में। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, संघवाद में। संघवाद में सरकार, केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है पूर्ण रूप से संघवाद सरकार में। जिस तरह से जब चाहे अपने क्षेत्र में सर्वोपरि होती है राज्य सरकार। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के बाद बोडो और डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 81वां संविधान संशोधन, दूसरा है 85वां संविधान संशोधन, तीसरा 51वां संविधान संशोधन, चौथा है 92वां संविधान संशोधन। तो बोडो और डोगरी जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है और भाग 17 है भाषा के आधार पर, और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच भाग 17 में भाषा का उल्लेख किया गया है। सूची 8वीं है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। पहली भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 5 वर्ष। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले जब
जम्मू कश्मीर राज्य था तो वहाँ का विधानसभा का कार्यकाल 6 साल होता था। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? क्या ऑप्शन दिए गए हैं? गुजरात और राजस्थान के बीच, गुजरात या महाराष्ट्र के, तीसरा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश के, चौथा है गुजरात तथा दमन व दीव के। ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। नर्मदा जल विवाद जो है भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत केंद्र सरकार ने 4 राज्यों के बीच 6 अक्टूबर 1969 को निर्णय कर दिया था, क्योंकि नर्मदा जल विवाद में 4 राज्यों का मतभेद थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1961 को, 1962 को, 1963 को या 1964 को। ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। 1963 को नागालैंड राज्य को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? संघ या एकात्मक राज्य या परिसंघ या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, परिसंघ। परिसंघ कहते हैं क्योंकि राज्य परिसंघों की स्थापना या संगठन की स्थापना अपनी सुरक्षा, विदेशी संबंधों या व्यापार के अंतर्गत करते हैं। परिसंघ की स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, साथ आकर संघ बनाना, दूसरा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, तीसरा साथ आकर संघ बनाना तथा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। भारत में जो है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, क्योंकि इसमें समझौते के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हुआ है जैसा अमेरिका में हुआ है, और ना ही ये कभी अलग हो सकते हैं। तो संघ बनाकर राज्यों का गठन किया है बाद में। हमारा अगला प्रश्न है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बनाए गए। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा, उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972 द्वारा, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य अधिनियम 1972 द्वारा, या उत्तर पूर्वी प्राधिकरण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971 द्वारा। ऑप्शन हमारा चौथा सही है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जो गठन हुआ था वो उत्तर पूर्वी प्रतिधारण अधिनियम 1971 के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, मंडल आयोग की, सरकारी आयोग की, या नानावटी आयोग की, या कोठारी आयोग की। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, सरकारी आयोग की स्थापना की थी, क्योंकि जून 1983 को भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो केंद्र और राज्य संबंधों से के बीच में जो मुद्दे होते हैं उनकी जांच करता है। हमारा अगला प्रश्न है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? संघवाद के संस्थागत तंत्र में ऑप्शन दिए गए हैं 2, 1, 4 या 3। ऑप्शन हमारा पहला सही है, 2। एक क्षेत्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर एक राज्य स्तर पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के राष्ट्रपति पर, या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री पर,
या भारत के प्रधानमंत्री पर या भारत के राष्ट्रपति पर? तो इसका पहला और चौथा ऑप्शन समान है। तो राज्यपाल जो है प्रसाद पर्यंत रहता है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति 155 अनुच्छेद 155 के अंतर्गत करता है। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को एक साथ, तीसरा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को एक साथ, या भारत के प्रधानमंत्री को। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, भारत के राष्ट्रपति को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा टाइप 9 का अगला पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, तीसरा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, चौथा ऑप्शन है 64 वर्ष की आयु तक। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। महालेखा नियंत्रण महालेखा परीक्षक की जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, या अधिकतम उसकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा ना हो, जो पहला हो उस पर सेलेक्ट कर दिया जाएगा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 में वर्णित है। देश के सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रण करता है, जनता के धन का संरक्षक होता है। भारत की संचित निधि इनकी देखरेख में होती है कि कितना पैसा सरकार निकाल रही है और कहाँ लगा रही है, सही लगा रही है, गलत लगा रही है। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है, उस पर इसकी निगाह रहती है। और आकस्मिक निधि जो आपातकाल में पैसे की जरूरत पड़ती है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 267 में है, आकस्मिक निधि, उस पर भी इसकी देख रेख रहती है। भारत के पहले नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो थे वो नरहरि राव थे, जो 1949 से 1954 तक रहे। वर्तमान में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक को शॉर्ट में कैग भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग यानी अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन दिए गए हैं 1947-48 या 1948-49, तीसरा है 1950 या 51, चौथा है 1951 या 52। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 1951 या 52 में। लोकसभा और राज्यसभा पहली बार 1952 में अस्तित्व में आई। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं SP सेन वर्मा, दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, तीसरा KVK सुंदरम, चौथा है सुकुमार सेन। तो उसका ऑप्शन दिया गया हमारा चौथा सही है, सुकुमार सेन। 1950 से 1952 तक सुकुमार सेन इस पद पर रहे और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1%,
या 2-3% या 2% या 4%। का ऑप्शन हमारा दिया गया है 4%। लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में वैध मतों का 6% वोट उसको मिलने चाहिए और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीटें उसको जीतनी जरूरी हैं एक राजनीतिक दल के पंजीकृत के रूप में, तभी वह पंजीकृत किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, आरबीआई के गवर्नर, तीसरा वित्त सचिव, चौथा है प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसका गठन नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग में शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जहां मुख्यमंत्री नहीं है, उपराज्यपाल, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? तो इसके ऑप्शन दिए गए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, दूसरा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, तीसरा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चौथा है राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। का ऑप्शन हमारा पहला सही है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता बल्कि नियुक्ति होती है। बाकी सभी तीनों का जो है निर्वाचन आयोग नियंत्रण करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर चुनता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? मतलब भारत के नागरिक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जो है वह मत का अपना प्रयोग कर सकता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या 25 वर्ष। का ऑप्शन हमारा पहला सही है, 18 वर्ष। इससे पहले हम मत देने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी, जिसको 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अब वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता है। ऑप्शन दिए गए हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया, दूसरा है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत, तीसरा है भारत के संविधान में निर्धारित, चौथा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। का ऑप्शन हमारा चौथा सही है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लेख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या संसद। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 2 सदस्य और होते हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयुक्त 3 होते हैं, जिनमें एक मुख्य न्याय आयुक्त और दूसरा 2 अन्य। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और अधिकतम उनकी आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। वो इनको हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है।